गुड। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो भी बेसिक्स है पहले, उसके बगैर यानी हम ये जो टॉपिक कर रहे हैं इसका लिंक आगे के बायोलॉजी के हर टॉपिक से होगा हमारा, ठीक है। जितने भी स्ट्रक्चर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, उन स्ट्रक्चर्स की वजह से क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, फंक्शंस या बॉडी ऑर्गन सिस्टम स्टडी करेंगे, हर चीज आखिर में उसका बेसिक यूनिट या उसका बेसिक्स जो है वो ये है जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेल, ठीक है। अच्छा, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? अमृता अपना माइक अनम्यूट करके मुझे जल्दी से बताइए, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? जी अनम्यूट कीजिए अमृता अपना माइक, बताइए। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। वेल डन, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। ओके, म्यूट हो जाइए आप। तो साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं हम सेल की स्टडी को, यानी हम इसमें एक्चुअली ये मैंने याद है आपको, मैंने यही कहा था कि आगे आपको पता चलेगा कि जो जो टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे मैं बताती जाऊंगी आपको कि ये किस ब्रांच से रिलेट कर रहा है और ये किस ब्रांच को हम स्टडी कर रहे हैं एक्चुअली। तो हम जो ये सेल स्टडी करेंगे वो एक्चुअली हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। सेल, हमने पहले भी बात की कि सेल एक बहुत ही छोटी सी चीज है, एक माइक्रोस्कोपिक चीज है, माइक्रोस्कोपिक है, जो दरअसल स्ट्रक्चरल या बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसको हमने कहा था कि ये क्या है? बेसिक यूनिट। और इसकी एग्जाम्पल क्या स्टडी की थी हमने? हमने कहा था कि हमारे कमरे में जो 4 दीवारें हैं वो हर दीवार एक छोटी छोटी ईंट रखते गए और वो पूरी दीवार बनी। एक दीवार बनने के बाद दूसरी दीवार बनी, दूसरे के बाद तीसरी बनी और चौथी बनी, और ये 4 दीवारें मुकम्मल हो गई एक कमरे की। तो यानी बिल्कुल ये कमरा बनना शुरू हुआ तो उसका बेसिक क्या था? बेसिक यूनिट क्या था? हर दीवार का बेसिक यूनिट, जिस तरह से एक ब्रिक होती है इसी तरह हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी एक बेसिक यूनिट है, और वो बेसिक यूनिट जो है वो क्या है? सेल। तो यानी ये बात तो हमें पता चल गई कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो अगर ये बेसिक यूनिट माइक्रोस्कोपिक है तो यकीनन आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि वो कौन था जिसको सबसे पहली दफा जिसने सबसे पहली दफा ये सोचा कि बॉडी या लिविंग बॉडी के अंदर एक बेसिक यूनिट सेल है। क्या आपके दिमाग में ये सवाल आता है कभी कि सबसे पहले किसने सोचा कि हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट सेल है? क्यों अलीना, ये आया थी, ये बात दिमाग में आई थी कभी कि कौन होगा जिसने ये बात सोची सबसे पहले? ठीक है, तो थोड़ा सा ना इस कहानी के बारे में, आज कहानी पे भी बात करते हैं, कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री ये है कि सबसे पहले एक ग्लास के टुकड़े से, ग्लास मालूम है ना, शीशा, ठीक है, ग्लास मीन्स शीशा। दो चीजें होती हैं, एक होता है मिरर और एक होता है ग्लास। तो जो ग्लास होता है जिसके आर पार हम देखते हैं, जिसके थ्रू हम देखते हैं, उसे ग्लास कहते हैं, ठीक है। ग्लास के पीस को ट्रांसपेरेंट होता है, उसके थ्रू हम देख सकते हैं। एक ग्लास के पीस से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। और इस मैग्नीफाइंग ग्लास ने क्या किया? इस मैग्नीफाइंग ग्लास ने जो भी ऑब्जेक्ट था, छोटा सा ऑब्जेक्ट था, उसको उसके साइज से बिगड़ करके दिखाया। आप लोगों ने देखा होगा ये मैग्नीफाइंग ग्लास हमारे अक्सर वो जो वो बॉक्सेस होते हैं, डाइसेक्शन बॉक्सेस होते हैं, उसमें भी होता है। अगर आप लोग अब कभी अपने स्कूल की लैब्स में गए हो या कहीं भी आपने देखा हो, कोई मूवी में देखा हो, या अक्सर पिक्चर्स में, साइंस की पिक्चर्स में बना हुआ होता है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। एक ऐसा बड़ा सा गोल होता है, उसमें ग्लास लगा हुआ होता है और उसकी ये हैंडल होता है। इसको यूं पकड़ते हैं और किसी भी चीज पे रख के देखते हैं, तो जिस चीज को हम देखते हैं वो चीज साइज में थोड़ी सी अपने साइज से बड़ी हो जाती है। सबने देखा है मैग्नीफाइंग ग्लास कभी लाइफ में? यस और नो? कभी मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है?
देखा होगा, जरूर देखा होगा, ठीक है। तो वो पीस ऑफ ग्लास ऐसा है जो चीजों को साइज में बड़ा कर देता है। ये कहानी एक मैग्नीफाइंग ग्लास से शुरू हुई और एक कॉन्सेप्ट आया लोगों के जहन में कि ग्लास के पीस से, एक ग्लास के पीस से जब हम छोटी चीज के साइज को बड़ा कर सकते हैं, तो अगर हम मल्टीपल ग्लास के पीसेस या एक से ज्यादा ग्लास के पीसेस यूज करें, जो साइज में पहले थोड़ा बड़ा कर रहे थे, अब 2 यूज करेंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा। तो दूसरे एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था गैलीलियो। 1610 में एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, जो एक एस्ट्रोनॉट और फिजिसिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने टेलीस्कोप बनाया और वहां से कॉन्सेप्ट आया है आगे फर्दर माइक्रोस्कोप बनाने का, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास के बाद जो चीज बनी वो था माइक्रोस्कोप। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पहले 1610 में आ चुका था जब एक फिजिसिस्ट ने एक टेलीस्कोप बनाई थी। एंड फाइनली 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, ठीक है। उन्होंने सोचा, उन्होंने असल में काम किया, एक माइक्रोस्कोप बनाया जिसमें एक से ज्यादा ग्लास के पीसेस थे, और जब कोई चीज एक होती है तो उसे सिंपल कहते हैं, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। और जब एक से ज्यादा चीजें इस्तेमाल होती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड। एक से ज्यादा अगर कोई ग्लास का पीस या जो ग्लास जो साइज में बड़ा कर रहा है एक से ज्यादा यूज होगा तो वर्ड कंपाउंड यूज करेंगे। और वो माइक्रोस्कोप जो एक से ज्यादा ग्लास के पीसेस से बना, जिसमें ज्यादा लेंसेज यूज हुए, वो कहलाया कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो कहलाया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो 1965 में पहले रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, रॉबर्ट हुक। अच्छा जी, अब ये कैसे बनाया, जरा इसकी कहानी पे आते हैं। कहानी बताने के लिए मैं रॉबर्ट हुक से भी मुलाकात करवा देती हूँ, हमने उनको आज अपनी क्लास में बुलाया हुआ है, तो अच्छा है जरा फेस टू फेस मुलाकात हो जाए। तो उनसे उनकी स्क्रीन शेयर करते हैं ताकि रॉबर्ट हुक से मुलाकात हो जाए थोड़ी सी आपकी। हाँ जी, रॉबर्ट हुक से मुलाकात करने जा रहे हैं, आप लोग सब रेडी हैं? गुड। ये थे रॉबर्ट हुक, नजर आ रहे हैं? ये अच्छे से साहब हैं, एक बड़ी सी उम्र के, जरा अच्छे कर्ली कर्ली से बाल हैं इनके। ये है रॉबर्ट हुक और ये है वो माइक्रोस्कोप जो इन्होंने बनाया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो उन्होंने एक्चुअली बनाया फर्स्ट टाइम। सही है, दिख रहा है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, अब ये बनाने के बाद इनको सेल का कॉन्सेप्ट इन्होंने कैसे दिया? सेल का कॉन्सेप्ट देने के लिए सबने रॉबर्ट हुक को अगर देख लिया हो तो हम वापस आते हैं अपनी बात पे कि ये जो रॉबर्ट हुक थे जो आपने अभी देखे, रॉबर्ट हुक ने सेल का कॉन्सेप्ट किस तरह दिया? रॉबर्ट हुक ने जो बॉटल के कवर होते हैं, ऐसे कैप होते हैं जो एयर टाइट होते हैं और उन्हें कहते हैं कॉर्क। उन्हें क्या कहते हैं? कॉर्क, CORK, कॉर्क। ये कॉर्क बने हुए होते हैं दरख्त की लकड़ी से, ठीक है। किससे बने हुए होते हैं ये बने हुए होते हैं प्लांट्स की बार्क से, ठीक है, उसके स्टेम की बार्क से, उसकी छाल से ये कॉर्क बनते हैं। कभी आप लोगों ने देखे कॉर्क? कभी ऐसे वैसे आजकल के जमाने में तो बॉटल के प्लास्टिक के कवर होते हैं, चूड़ी लगी होती है और बंद कर देते हैं। पुराने जमाने में ये बहुत थे, ठीक है। बॉटल के ऊपर जो कैप लगा हुआ होता था, ढक्कन लगा हुआ होता था, वो एक्चुअली कॉर्क होते थे और ये कॉर्क बॉटल के माउथ के ऊपर एयर टाइट हो जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, ये कॉर्क लिया, ठीक है। कॉर्क किस तरह के होते थे? अगर ये बॉटल है आपकी, ये है आपकी बॉटल, ठीक है, ये इसका माउथ है, इस पे कॉर्क लगा हुआ होता था इस तरह से लकड़ी का, ये लकड़ी का कॉर्क होता था। उन्होंने ये कॉर्क लिया और उसका यहां से पतला सा स्लाइस कट किया, ठीक है। कॉर्क लेके
और उसका एक स्लाइस कट किया। स्लाइस क्या चीज होती है? जिसको इस तरह कट करते हैं ट्रांसफर्स, वो एक स्लाइस कट हो जाता है। अगर किसी चीज को आप लंबाई में करेंगे यानी लॉन्गिट्यूडनल, तो वो एक स्लाइस नहीं होगा बल्कि कोई पीस हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो उन्होंने इसको ट्रांसफर्स कट किया, यूं इस तरह सीधा कट किया, और जब ट्रांसफर्स कट किया इसको तो एक स्लाइस निकला। ये ट्रांसफर्स यानी इस तरह से कट किया तो एक स्लाइस निकला, और वो स्लाइस ऐसा था, कुछ ऐसा गोल था, ठीक है। उसको उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में, जो अभी हमने पिक्चर में देखा, उसके स्टेज के ऊपर, उसकी जगह पर जहां पे लेंस लगा था वहां पे रखा उसके। और रखने के बाद जब उन्होंने अपनी आईपीस से देखा, माइक्रोस्कोप का पूरा स्ट्रक्चर हम आगे स्टडी करेंगे, इसलिए ये वर्ड्स आपके पास आ रहे हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि जिस आंख की जगह से हम उसे देखते हैं उसे आईपीस कहते हैं। तो जब आईपीस से उन्होंने देखा इस स्लाइस को, तो ये जरा जो इसका एक्चुअल साइज था उससे बड़ा हो चुका था, और बड़ा होने के बाद इसमें जो चीज नजर आ रही थी वो थे छोटे छोटे से इस तरह के सर्कल्स, ठीक है। ऐसे सर्कल्स थे जो करीब करीब थे। ये उस कॉर्क के मैग्नीफाइड पिक्चर है, या उस कॉर्क को बहुत ही जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो दिखा कि उस कॉर्क के अंदर छोटे छोटे से ऐसे होल्स हैं। ये पिक्चर सबको क्लियर नजर आ रही है? नजर आ रही है सबको? गुड। तो ये होल्स भी सबको नजर आ रहे होंगे, है ना। इन होल्स को रॉबर्ट हुक ने एक नाम दिया, और वो नाम था, ये होल्स को कहा कि ये छोटे छोटे से रूम्स है। रूम्स मतलब कमरे हैं, ये छोटे छोटे से रूम्स हैं, ये कमरे हैं। और इन रूम्स को फाइनली जो नाम दिया गया वो था सेल। सेल। मैं बात दोबारा शुरू करती हूँ। रॉबर्ट हुक ने 1665 में, रॉबर्ट हुक साहब ने, जिनकी पिक्चर अभी हमने देखी है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में मैंने क्या बात बताई है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें एक से ज्यादा ग्लास के पीसेस या लेंसेज हैं, ऐसा माइक्रोस्कोप जो एक से ज्यादा ग्लास के लेंसेज पर मुश्तमिल है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाया। 1665 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना और उसकी टेस्टिंग की गई कॉर्क के स्लाइस को यूज करते हुए, जो अभी हमने पिक्चर में भी देखा। कॉर्क के स्लाइस को जब माइक्रोस्कोप में स्टडी किया तो उसमें छोटे छोटे कमरे नजर आए, होल नजर आए, और उन कमरों को रॉबर्ट हुक ने जो नाम दिया वो नाम था सेल्स। यहां से शुरू होती है कहानी सेल्स की। यानी जो चीज रॉबर्ट हुक को उस कॉर्क में नजर आई वो क्या थे? छोटे छोटे कमरे, जिनको क्या नाम दिया रॉबर्ट हुक ने? सेल्स का। यहां तक की सारी बातें क्लियर है सबको? गुड। अच्छा भाई, अब क्योंकि कॉर्क प्लांट के बार्क से आया था या दरख्त की लकड़ी से बनाया गया था, तो एक कॉन्सेप्ट तो ये आ गया ना कि दरख्त से बनाए, यानी कि प्लांट्स, और प्लांट्स में मौजूद है उसका बेसिक यूनिट सेल, यानी प्लांट सेल। और दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म पता था क्या है? दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स है, तो उनका बेसिक यूनिट क्या होगा? एनिमल सेल। तो यहां से कहानी शुरू होती है सेल की, द बेसिक यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर आगे चल के फर्दर सेल थ्योरी दी गई, प्रॉपर सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स दिए गए, और ये भी हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि ये 3 पोस्टुलेट्स ही हम आगे फ्यूचर में वन बाय वन साइटोलॉजी स्टडी करने के लिए या स्टडी ऑफ सेल के लिए इन 3 पोस्टुलेट्स को ही मद्देनजर रखेंगे, या हमारा पूरी साइटोलॉजी की बेसिक्स या साइटोलॉजी बेस करती है इन 3 पोस्टुलेट्स पे। वो क्या 3 पोस्टुलेट्स हैं? सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। वेट, यहां तक कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आ रही हो उसको यहीं पे क्लियर करते हैं। कुछ पूछना हो किसी भी मुतालिक
तो आप हाथ उठा लें, जल्दी से रेज हैंड करें, मैं आपको अनम्यूट करूंगी, आप पूछ लीजिए, वरना फिर आगे चलते हैं। जयान, आदिल, आज आदिल आप कैमरा क्यों बंद किए बैठे हुए हैं? उमर, सब क्लियर है? आगे चले? ठीक है, गुड। तो हम बात कर रहे थे कि इस तरह से सेल की स्टडी की गई, और सेल की स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम देखें व्हाट इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी हमें क्या कहती है? इस तरह सेल थ्योरी पढ़ने से हमें सेल पढ़ना आसान हो जाएगा, हमें पता चलेगा कि क्या एस्पेक्ट्स है सेल स्टडी के। जैसे हम कोई भी लेसन पढ़ते हैं तो हम, या कोई भी काम करने से पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इस काम के ये फायदे हैं, इस काम के ये फायदे हैं, इस काम के ये फायदे हैं। इसी तरह सेल थ्योरी आई गई और उसके पोस्टुलेट्स दिए गए। तो सेल थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट था all living organisms are composed of cell। आप साथ साथ लिखिए, all living organisms are composed of cell। और जब लिख चुके हैं तो रेज हैंड करें। आई होप सबको बोर्ड इतना क्लियर दिख रहा होगा कि आप कॉपी कर रहे हैं। all living organisms are composed of cell, यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइदर वो प्लांट हो या एनिमल हो, किससे बना है? सेल से। गुड, अलीना का डन हो गया। ओके, वर्दा का भी हो गया, वर्दा का, हाँ, और किसका हो गया? हानिया का भी हो गया। गुड, अच्छा भाई, ये तो फर्स्ट पोस्टुलेट है, और मेरे ख्याल में फर्स्ट पोस्टुलेट को मजीद बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सेकेंड पोस्टुलेट ये कहता है कि सेल इज द बेसिक structural and functional unit of life। दूसरा पोस्टुलेट कह रहा है, वेट, अभी कॉपी कीजिएगा, सुन लीजिए पहले। सेल इज द बेसिक, बेसिक का मतलब आपको पता है ना, जब बेसिक वर्ड आए सेल के लिए, वो दीवार वाली और ब्रिक्स वाली पिक्चर अपने दिमाग में लाया करें तो बेसिक की बात समझ आ जाएगी। बेसिक स्ट्रक्चरल, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पार्ट्स हैं या बॉडी बनी हुई है, वो किससे बनी हुई है? सेल से। इसको कहेंगे स्ट्रक्चरल यूनिट। एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है? कि उस बॉडी पार्ट्स के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गन सिस्टम है, वो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी किसकी वजह से कर रहे हैं? सेल की वजह से। यानी सेल बेसिक यूनिट है जिसने स्ट्रक्चर बनाया किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और उस स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी ऑर्गन सिस्टम है जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी किसके थ्रू हो रहे हैं? थ्रू द सेल। सो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब कॉपी कीजिए जरा, अब कॉपी कीजिए। गुड, कर लिया, वेरी गुड, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट हमें क्या कहता है? थर्ड पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ साइटोलॉजी, क्योंकि इसके बगैर हमारी साइटोलॉजी इनकम्प्लीट है। सेल को देख लिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म बने सेल से हैं, हमने ये देख लिया कि सेल कर क्या रहा है, हमारा बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा है। स्ट्रक्चर में उसके आउटर बॉडी पार्ट्स यानी उसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी आता है, उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यानी इनर बॉडी ऑर्गन्स भी आते हैं, सब कुछ बने हुए हैं सेल से। थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि न्यू सेल्स are formed from pre-existing cell। New cells are formed from pre-existing cell।
इसको कॉपी करें, फिर जरा मैं इसको और आपको अच्छे से बताऊं इसका मतलब क्या है, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है, और इस पूरे पोस्टुलेट किस का बेस क्या है और इसका मतलब क्या है। ओके, सबने कॉपी किया, क्योंकि मैं बोर्ड रब करके ये थर्ड पोस्टुलेट बताने वाली हूँ। बुशरा कर लिया जल्दी से? गुड बुशरा। आदिल अभी शायद कर रहे हैं, तो वेट कर लेते हैं हम, और हमने भी कर लिया है। गुड। चलें, थर्ड पोस्टुलेट ये कह रहा है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल। देखिए, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब है, प्री का मतलब होता है पहले, पहले से मौजूद या पहले, जो शुरू से है। प्री एग्जिस्टिंग, एग्जिस्ट मतलब जो एग्जिस्ट करते हैं, जो मौजूद है। तो जो पहले से मौजूद है सेल, उन्हीं से नए सेल बनते हैं। देखें, एक सवाल हमारे दिमाग में ये भी तो आता है ना कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं, या हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, तो क्या हम सेल खत्म हो जाते हैं या पूरी लाइफ यही सेल रहते हैं? ये सवाल आता होगा ये अपने जहन में। या एक और बात ये आती है कि अगर सेल डेड हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, तो फिर नए सेल के लिए क्या करना पड़ता है? क्या हमें ग्रोसरी की तरह नए सेल लाने पड़ते हैं? घर में शैम्पू खत्म हो जाता है, शैम्पू खरीद के लाते हैं। टूथपेस्ट खत्म हो जाता है, हम टूथपेस्ट लेके आते हैं। कुछ भी चीज खत्म होती है तो वो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए हमें वो उसको शॉप करना पड़ता है, उसकी शॉपिंग करनी पड़ती है, उसको लाना पड़ता है। तो अगर बॉडी में लिविंग सेल्स खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? या अगर वो आ रहे हैं बार बार, तो क्या हमें वो भी शॉप करने पड़ रहे हैं? हम क्या करते हैं, कहाँ से आते हैं सेल? तो बेसिकली सेल आते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। प्री एग्जिस्टिंग यानी जो सेल ऑलरेडी मौजूद है, वो न्यू सेल फॉर्म करते हैं बाय सेल डिविजन। फॉर एग्जाम्पल, ये सेल हमारी बॉडी में ऑलरेडी है, ठीक है। ये सेल डिवाइड हो जाता है और फॉर्म हो जाता है या बना लेता है दो नए सेल। अब जो सेल पहले से था वो कहलाया पेरेंट सेल, जो प्री एग्जिस्टिंग का वर्ड हमने यूज किया है, वो दरअसल यही पेरेंट सेल है जो प्री एग्जिस्टिंग है, जो है पहले से है। और उन्होंने डिवाइड होकर जो दो नए सेल बनाए, उन दो नए सेल्स को हम कहते हैं डॉटर सेल्स। न्यू सेल बन गए, तो एक से दो नए सेल बन गए, तो ना हमें सेल की शॉपिंग करने मॉल जाना पड़ा, ना कहीं बाहर जाना पड़ा। तो ये वो वाहिद चीज है जो घर पे बैठे बैठे बने जा रही है, और वो बन रही है पुराने सेल से, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल फॉर्मेशन। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है वो कहलाए पेरेंट सेल, और जो न्यू सेल्स बन रहे हैं वो कहलाए डॉटर सेल। थर्ड पोस्टुलेट समझ आ गया? द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, क्योंकि जहन में ये सवाल आना लाजमी है कि सेल जो एक दफा बॉडी में मौजूद हैं, जबकि बॉडी तो हमारी बड़ी हो रही है, जब हम KG1 में थे तो छोटे से थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए, यहाँ तक पहुंच गए। तो सेल के साथ क्या हुआ? क्या वही पुराने सेल के साथ हम पूरी लाइफ गुजार रहे हैं, या न्यू सेल जो है वो किस तरह फॉर्म होते हैं या क्या है? तो उसका भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये हमें थर्ड पोस्टुलेट बता देता है कि सेल जो है वो पेरेंट सेल दो नए डॉटर सेल बनाते हैं, बॉडी में न्यू सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को, जिसमें प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू डॉटर सेल बनते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन यानी थर्ड पोस्टुलेट हमें आगे सेल डिवीजन, साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, सेल की हर चीज स्टडी करनी है, और सेल की हर चीज इन्हीं तीन पोस्टुलेट्स में छुपी हुई है। तो उसका थर्ड पोस्टुलेट हमें सेल की न्यू सेल फॉर्मेशन पढ़ाएगा, यानी सेल डिवीजन के बारे में बताएगा, जो हम पूरा सेल पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ और क्लियर करूं, बच्चों के जहन में एक सवाल आता है, वरुण आपके जहन में एक सवाल आया, ये क्या बात हुई, न्यू सेल को डॉटर सेल कहा है, क्या सन की कोई वैल्यू नहीं है? ये तो बड़ी कोई फेमिनिज्म हो रहा है यहाँ पे है। क्यों? हानिया तो बड़ी खुश है, हाँ डॉटर सेल है, सन की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है, दिस इज बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी। हम बायोलॉजिकल टर्म्स में या बायोलॉजी में मोस्टली रिप्रोडक्शन से रिलेटेड या न्यू बॉडी फॉर्मेशन
से जब भी कोई न्यू बॉडी फॉर्मेशन होती है उसके लिए एक टर्म हमने फिक्स कर ली है, डॉटर सेल वर्ड यूज करते हैं। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि ये फीमेल की बॉडी में जो सेल बन रहे हैं वो सब डॉटर सेल है और सन्स इग्नोर है बेचारे, उन्हें मॉल जाना पड़ता है नए सेल लाने के लिए, या उनके नए सेल ही नहीं बनते, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी बॉडी में भी जो नए सेल बनते हैं वो डॉटर सेल ही कहलाते हैं। न्यू सेल्स आर डॉटर सेल। दिस इज अ बायोलॉजिकल टर्म। इसमें हमें कोई मतलब ये नहीं है कि सन सेल होगा तो सन होगा, या कोई मेल बॉडी में होगा तो वो सन सेल होगा, नहीं, सब डॉटर सेल्स हैं। जो न्यू सेल फॉर्म हो रहे हैं वो क्या है, डॉटर सेल। क्लियर? ठीक है मरून? ओके गुड। तो ये हो गए हमारे 3 पोस्टुलेट्स। अब जरा आते हैं सेल के स्ट्रक्चर पे। खतीजा आपने जब पोस्टुलेट्स लिखे हुए थे बोर्ड पे, मरियम और खतीजा, खतीजा है आज? खतीजा मुझे दिख नहीं रही आज, है? तैयबा है, ओके, महक है, अच्छा हाँ खतीजा भी है। तो खतीजा आपने पहले भी कहा था ना मिस बोर्ड पे लिख दिया करें आप, तो जितने पोस्टुलेट्स लिखे थे वो सब आपने देख लिए थे, कॉपी कर लिए थे, आगे चले? ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं सेल की स्टडी पे, सेल का स्ट्रक्चर स्टडी करने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक को जो दिखा था उस हिसाब से ही स्टार्ट करते हैं। तो सेल बेसिकली इस तरह से एक स्ट्रक्चर है, राउंडेड स्ट्रक्चर है, और उस राउंडेड स्ट्रक्चर में 2 चीजें हैं जो प्रोमिनेंट है। ठीक है, ये बातें आगे हम पढ़ते जाएंगे अभी, कि अगर सेल प्लांट बॉडी में है तो वो प्लांट सेल कहला रहा है, अगर वो एनिमल बॉडी का या एनिमल्स में है तो वो एनिमल सेल कहला रहा है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम आगे स्टडी करेंगे। लेकिन थोड़ी बेसिक्स पे बात करते हैं कि सेल दरअसल 2 चीजों से मिलकर बना है। एक है वो आउटर बाउंड्री, ठीक है, वो कहला रही है सेल मेम्ब्रेन। आउटर बाउंड्री इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। और इस आउटर बाउंड्री, बाउंड्री क्या होती है, बाहर की दीवार, ठीक है, बाउंड्री वो होती है, वो बाउंड्री हो गई सेल मेम्ब्रेन। और इस बाउंड्री के अंदर जो कुछ है मौजूद उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। सेल की बाउंड्री को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल मौजूद है उस मटेरियल को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। फर्दर उसको माइक्रोस्कोप में गौर से देखा गया। जब गौर से देखा तो पता चला कि ये जो अंदर है, अंदर एक और चीज भी मौजूद है। प्रोटोप्लाज्म दरअसल 2 चीजों से मिलकर बना है। एक इसका ये वाला पार्ट, और एक फर्दर उसके अंदर एक और चीज नजर आई, वो पार्ट। तो प्रोटोप्लाज्म इटसेल्फ, ये पूरा जो भी बाउंड्री के अंदर जितना भी हिस्सा है वो क्या कहलाया, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी हमें 2 चीजें नजर आई माइक्रोस्कोप में। एक था ये जेली लाइक पार्ट जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म सराउंड किया हुआ होता है और डेंस जेली लाइक मटेरियल से, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सेल की एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल है वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म, और बाउंड्री कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। उस प्रोटोप्लाज्म में फर्दर 2 तरह के जेली लाइक मटेरियल हैं, एक जो हल्का जेली लाइक मटेरियल है और एक जो बहुत डेंस है। जो डेंस वाला है बिल्कुल सेंटर में है वो कहलाया न्यूक्लियस। यानी प्रोटोप्लाज्म का एक पार्ट न्यूक्लियस है और दूसरा न्यूक्लियस सराउंड हुआ है जिस जेली लाइक मटेरियल से, वो कहलाया साइटोप्लाज्म। यानी हमारा पूरा सेल का स्ट्रक्चर या सेल की फर्दर डिटेल स्टडी इन्हीं चंद चीजों के आसपास घूमेगी, इनकी डिटेल्स में जाएंगे हम।
कि न्यूक्लियस में क्या क्या मौजूद है, उसके क्या फंक्शंस हैं। यही थी ना साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शंस। साइटोलॉजी अगर ब्रांच याद हो आपको तो यही थी सारी बातें। तो ये है स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन यानी साइटोप्लाज्म किस चीज से मिलके बना है, न्यूक्लियस किससे बना है, सेल मेम्ब्रेन बाउंड्री किससे मिलके बनी है, वो कॉम्पोजिशन हो गई। ठीक है, एंड सेल ऑर्गेनेल्स, थर्ड वर्ड क्या हम साइटोलॉजी में यूज करते थे, सेल ऑर्गेनेल्स। अच्छा जरा इसके मतलब जानते हुए आगे चलें, सेल ऑर्गेनेल्स के मतलब क्या है। सेल ऑर्गेनेल्स के मतलब ये है कि ऑर्गन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं ना, हम बॉडी पार्ट्स को क्या कहते हैं, बॉडी ऑर्गन्स कहते हैं। एम आई राइट, एम आई राइट, ओके। तो सेल क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है, तो उसके जो पार्ट्स हैं उनको हमने क्या कहा है, सेल ऑर्गेनेल्स, क्योंकि वो और कितने छोटे होंगे, जब सेल ऑलरेडी इतना माइक्रोस्कोपिक है तो उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनेल्स, जो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म में और फर्दर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, तो वो कितनी छोटी होंगी, इसलिए उसके लिए हम वर्ड ऑर्गेन यूज नहीं करते, सेल ऑर्गेन्स वर्ड यूज नहीं करते, बल्कि क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ऑर्गेनेल्स, क्योंकि वो बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक हैं, ऑलरेडी सेल ही इतना छोटा है। ठीक है, यहां तक की बातें सबको समझ में आई। प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट्स, न्यूक्लियस जो सेंटर में है एंड सराउंडेड बाय द जेली लाइक मटेरियल नोन एज साइटोप्लाज्म, and this protoplasm is surrounded by a membrane known as cell membrane, outer boundary. Cell membrane is outer boundary. ठीक है, ओके जी, आउटर बाउंड्री। अच्छा, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हुए आगे जाएंगे, क्योंकि आगे वो तीन वर्ड हमें बार बार यूज करने हैं और आगे जाके हम वो यूज करेंगे, इससे पहले हम उनको यहाँ पे समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, और फिर आगे हम अपने स्ट्रक्चर में जब भी यूज होंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा, हमें बार बार उसके मतलब बताने नहीं पड़ेंगे। वो तीन जो टर्मिनोलॉजीज मैं बताने जा रही हूँ वो दरअसल आउटर बाउंड्री के बारे में ही है। ठीक है, बायोलॉजी, ये जो भी आउटर बाउंड्रीज होती हैं, सेल की बाउंड्री है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज अ बाउंड्री ऑफ अ सेल, तो इसको हम कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं और वो वर्ड है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, क्यों बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये बाउंड्री सेल की बाउंड्री है, इसलिए इसको हमने बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहा है। ठीक है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। और जो तीन टर्मिनोलॉजीज का जिक्र मैं कर रही हूं वो इसी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। सो द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स बेसिकली आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरह की बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं। नंबर वन, partially permeable membrane, number two, permeable membrane, number three, impermeable membrane। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी कि जो भी सेल की मेम्ब्रेन्स हैं, सिर्फ ये एक आउटर बाउंड्री नहीं है, अंदर न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन है और दूसरे ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे सबकी मेम्ब्रेन्स है। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन्स कहलाती हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। और ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन तीन अलग अलग टाइप्स की होती हैं।
partially permeable membrane, permeable membrane and impermeable membrane. परमिएबल वर्ड को हम लिंक करते हैं परमिशन से। परमिशन यानी आपको जब आप कहीं जा रहे होते हैं, किसी जगह पे अंदर एंटर हो रहे होते हैं, तो कभी कभी आपको कोई रुकावट नहीं होती, आप सीधे अंदर एंटर होते हुए चले जाते हैं। होता है ऐसा? वहां कोई रोक टोक नहीं होती, आप सीधे चलते चले जाते हैं, आपको अंदर जाने की परमिशन है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल जाते थे आप लोग, यूनिफॉर्म पहने होते थे, स्कूल पे कोई गेट पे रोकता था, आप कौन सा आप क्यों अंदर जा रही हैं मोहतरमा, कोई नहीं रोकता था। आपका यूनिफॉर्म आपको परमिशन दिलाता था, आप स्ट्रेट अंदर जाते थे। ठीक है, परमिशन। तो वर्ड परमिशन से वर्ड आया है परमिएबल। इज दैट क्लियर? ओके। कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे आपसे पूछा जाता है आप क्यों जा रही हैं, आपका क्या काम है, आपको अंदर किसी ने बुलाया है क्या, फिर आपको जाने दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये फिर आपकी परमिशन में रुकावट आई, थोड़ा सा आपको पूछ पाछ के अंदर भेजा गया। और कुछ जगह ऐसी होती है आपको अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा होता, नहीं भाई ये तो आइसोलेटेड एरिया है, यहाँ कोई नहीं जा सकता, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ कोई भी नहीं जा सकता। तो कहीं भी एंटर होने के लिए या वहां से बाहर आने के लिए एक परमिशन की जरूरत है, और इसी परमिशन वाले वर्ड को हमने लिया है और यूज किया है ये बायोलॉजिकल टर्म में परमिएबल, जो परमिट करे, परमिशन दे, अलाउ करे अंदर जाने को या बाहर आने को। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखते हैं कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को हम कह रहे हैं 3 टाइप्स की मेम्ब्रेन है। एक वो जो पार्शियली परमिएबल है। पार्शियली का मतलब क्या होता है? पार्शियली के लिए हम 2 वर्ड और यूज करेंगे। पार्शियली का मतलब होता है हाफ, आधा। कुछ चीजों को जाने की परमिशन है और कुछ को परमिशन नहीं है। बाउंड्री है ना, बाउंड्री हर चीज को, बाउंड्री का एक फंक्शन क्या है? आपके स्कूल की बाउंड्री होती है, उसका फंक्शन क्या है? बाहर वाले एंटर नहीं हो सकते, बाहर वाले ऐसे ही आपकी क्लास में नहीं घुस के, आपके स्कूल में नहीं घुस के आ सकते। तो ये भी सेल की बाउंड्रीज है, और बाउंड्री हमेशा एक परमिशन का क्राइटेरिया बनाती है। ये जो फर्स्ट टाइप है पार्शियली परमिएबल, इसका मतलब क्या हुआ? पार्शियली का एक और वर्ड हम यूज करते हैं, पार्शियल का मतलब होता है आधा। कुछ चीजों को अलाउड है जाना और कुछ को नहीं है। तो पार्शियली के लिए हम जो दूसरा वर्ड यूज करते हैं वो है सेमी। अक्सर जगहों पे आपको वर्ड सेमी परमिएबल भी लिखा हुआ दिखेगा, तो वो एक्चुअली पार्शियली परमिएबल ही सेमी परमिएबल भी कहलाता है। पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके। तो मतलब तो समझ में आ गया होगा। अभी मैं बाकायदा आपको डेफिनेशंस भी लिखवा देती हूँ सबकी। पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन वो है जो कुछ मटेरियल को अंदर जाने देगी और कुछ को अंदर जाने नहीं देगी। यानी partial material will be allowed to move inside the cell, whereas the partial will not be allowed, or some of the material will not be allowed to enter inside the cell. Similarly, some of the material from inside of the cell is allowed to pass the boundary, or is allowed or permeable for some material to move out. ठीक है, सेल के अंदर सेमी परमिएबल या पार्शियली परमिएबल में सेल में से कुछ मटेरियल को अलाउड है कि वो अंदर चले जाए और कुछ को अलाउड नहीं है कि वो अंदर जाए। इसी तरह अंदर का मटेरियल कुछ को अलाउड है कि वो बाहर आ जाए और कुछ को अलाउड नहीं है कि वो बाहर आए। दिस इज द मीनिंग ऑफ पार्शियली परमिएबल और अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ तो थम्स अप। पार्शियली परमिएबल, सेमी परमिएबल। ठीक है, गुड। पार्शियल मींस हाफ, कुछ को अलाउ किया कुछ को नहीं किया, रोक दिया, बाहर रहो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम अंदर आ ही नहीं सकते। नेक्स्ट, परमिएबल। परमिएबल अलाउ ऑल द मटेरियल टू कम इन एंड गो आउट ऑफ द सेल। अब परमिएबल अगर कोई होगी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, याद रखना बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की बातें हो रही हैं। अब कोई सी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आगे जाके हम फ्यूचर में पढ़ेंगे और मिस कहेंगे ये परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो आपने फौरन ये ले आना है कि ये किसी को नहीं रोक रही। इट अलाउ ऑल द मटेरियल टू कम इन
and go out of the cell. किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है. Clear everyone? अब वो क्या मटेरियल है, क्या चीज अंदर जा रही है और अंदर से बाहर आ रही है, ये सारी बातें आगे हैं, लेकिन पहले आपको टर्मिनोलॉजीज क्लियर होनी चाहिए. और इम्परमिएबल चीज क्या है? इम्परमिएबल चीज वो है जो किसी को भी अलाउड नहीं करती टू कम इनसाइड द सेल, और अंदर से कोई भी चीज बाहर नहीं जा सकती. मोस्टली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो है या तो परमिएबल होती है, पार्शियली परमिएबल होती है या परमिएबल होती हैं. ये जो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन है उसकी एग्जाम्पल है सेलोफेन, प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक लेयर्स. क्या चीज है प्लास्टिक लेयर? प्लास्टिक की थैलियां नॉन बायोलॉजिकल है, ठीक है. कोई चीज प्लास्टिक की थैली में आप पानी भरें या कुछ भी रखें, क्या कोई बाहर आएगी? जब तक आप खुद सुराख ना करें. उसको आप मेम्ब्रेन के थ्रू पास करना नहीं कह रहे, वो तो होल है, मेम्ब्रेन नहीं है वो, ठीक है. तो क्या प्लास्टिक की जो बैग्स हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं जिन्हें सेलोफेन बैग्स कहते हैं, क्या उसके थ्रू कोई भी चीज पास हो सकती है? क्या थैली के अंदर कोई भी मटेरियल बाहर से जा सकता है, या बाहर का कोई भी मटेरियल एंटर हो सकता है थैली में? नहीं हो सकता. इट मींस that is impermeable membrane. Mostly the biological membranes are partially permeable and permeable. This impermeable are mostly the non-biological materials, जैसे plastic bags. Clear everyone? Good. अब आप definition लिख सकते हैं, और definition लिखने के लिए मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करने जा रही हूं, और जिससे आप आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है. ओके जी. अब आप इसकी डेफिनेशंस लिख सकते हैं. देयर आर 3 टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स जो यहाँ पे हमने मेंशन की हैं. वो 3 टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स हैं. permeable membrane. A permeable membrane is a biological or synthetic material that has tiny holes in it. इतने छोटे holes हैं that it allow the small particles including water molecules to move through it. ठीक है. होल्स के थ्रू पास होना इज परमिशन. यानी आपका दरवाजा खुला हुआ है, और जब दरवाजा खुला हुआ है तब तो आप आराम से मूव कर सकते हैं ना, ठीक है. इट इज लाइक दिस. परमिएबल मेम्ब्रेन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई है, जिसकी अभी कॉम्पोजिशन हम मेम्ब्रेन्स की पढ़ेंगे तो पता चलेगा. उसमें छोटे छोटे सुराख हैं, टाइनी होल्स इन इट, जो स्मॉल पार्टिकल्स को, जैसे आप चाय बनती है घर पे तो एक छन्नी होती है, सीव नेट होती है, जिसके थ्रू हम चाय पास करते हैं, तो उसमें जो बड़ी चाय की पत्ती होती है वो फंस जाती है, लेकिन चाय पास हो जाती है. तो होल्स हैं जो स्मॉल पार्टिकल्स को, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी शामिल है, उसके थ्रू पास कर देती हैं. और वो उसकी एग्जाम्पल है सेल वॉल. सेल वॉल क्या होता है ये अभी हम आगे जाके पढ़ते हैं, बट क्योंकि सेल की वॉल है तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हुई, ठीक है. फिर सेमी परमिएबल, जिसे पार्शियली परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल? थर्ड वर्ड है. सेमी भी कहते हैं और सेलेक्टिवली परमिएबल. सेलेक्टिवली परमिएबल इसको इसलिए कहते हैं कि वही सेलेक्टेड मटेरियल अलाउ सम ऑफ द मटेरियल सिलेक्शन के बाद टू पास थ्रू इट. सर्टेन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स अलाउ होंगे जो स्मॉलर हो, जो पास हो सकते हैं, और बाकी को वो रोक देगी बाहर ही. इसकी एग्जांपल है सेल मेम्ब्रेन. एंड व्हाट इज इम्परमिएबल? जो किसी भी चीज को अलाउ नहीं करेगी, एनी टाइप ऑफ पार्टिकल टू मूव थ्रू द मेम्ब्रेन, टू मूव थ्रू इट अंडर एनी कंडीशन. कितनी भी
कोशिश कर ले, वो अलाउड नहीं करेगी पार्टिकल्स को कि वो सेल के अंदर जाए या सेल से बाहर आए इन एनी कंडीशन। द एग्जांपल्स आर गिवन हियर। करते ही आपने थम्स अप करने हैं ताकि मुझे समझ आ जाए कि आप लोगों ने ये डेफिनेशंस कॉपी कर ली हैं। जी, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन, सेमी परमिएबल, परमिएबल मेम्ब्रेन, जल्दी से कॉपी कीजिए। वर्दा ने कॉपी कर लिया है। बुशरा आप कॉपी नहीं कर रही, आप कॉपी कर चुकी हैं। ओके, मरियम कॉपी हो रहा है। गुड, खतीजा डन। अदील डन, वेल डन, गुड। बस चंद लोग रह गए, जल्दी से कॉपी कर लें फिर हम आगे चलते हैं। महक आपका भी खत्म हो गया, कॉपी कर लिया आपने, गुड। चलें भाई आगे चलो। ओके, वापस आ गए। तो ये हमने अब तक सेल के बारे में बिगिनिंग्स पढ़ी, हमने सेल की जो बेसिक्स हैं वो पढ़ी कि सेल की आउटर बाउंड्री कहलाई सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जितना मटेरियल था वो था प्रोटोप्लाज्म। फर्दर स्टडी के बाद पता चला कि प्रोटोप्लाज्म को भी दो में डिवाइड किया गया है, या प्रोटोप्लाज्म के भी फर्दर दो पार्ट्स हैं। जो सेंटर में बिल्कुल डेंस मटेरियल है जेली लाइक, उसे न्यूक्लियस कहते हैं, और जो उस न्यूक्लियस को सराउंड किया हुआ है जेली लाइक मटेरियल, उसको क्या कहते हैं बुशरा? बुशरा क्या कहते हैं? न्यूक्लियस को किसने सराउंड किया है? जी बुशरा, अनम्यूट करके बताइए। साइटोप्लाज्म। वेरी गुड, साइटोप्लाज्म। फिर हमने सेल बाउंड्री के बारे में देखा कि जितनी भी बाउंड्रीज है जो सेल को सराउंड की हुई होती हैं वो सिर्फ एक नहीं है। अभी डिटेल पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि प्लांट में जो है वो तो दो बाउंड्रीज हैं, सेल वॉल भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है, जबकि एनिमल्स में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। तो ये बाउंड्रीज की क्या स्पेशलिटीज हैं या क्या फंक्शंस हैं या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो कुछ बाउंड्रीज या कुछ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स पार्शियली परमिएबल हैं या सेमी परमिएबल हैं, या उनका तीसरा नाम, तीन नाम है, पार्शियली परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, और तीनों नाम उसके को जस्टिफाई कर रहे हैं। पार्शियली मींस आधे मटेरियल को जाने दे रहा है, आधे को नहीं। सेमी का भी वही मतलब हो गया, हाफ। एंड सेलेक्टिवली वो हाफ भी सेलेक्टेड है, किसको अलाउ किया है और किसको नहीं किया। सही है। कुछ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स परमिएबल है, उनमें होल्स हैं और वो सब मटेरियल्स जो स्मॉलर साइज के हैं, यानी इवन वाटर मॉलिक्यूल्स तक को पास करने दे रहे हैं और बाकी को नहीं करने दे रहे हैं, और सबको पास होने दे रही है। जो स्मॉल होल से पास हो सकते हैं, जो लार्जर हैं वो नहीं होंगे। और इम्परमिएबल जो है वो किसी को भी अलाउड नहीं कर रही। उन तीनों मेम्ब्रेन्स की डेफिनेशंस हम कर चुके हैं, हमने बिगनिंग कर दी है, हमारी क्लास खत्म हो गई है। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट क्लास में हम जो स्टार्ट करेंगे, एक तो अभी से एक बात आप दिमाग में रखिए कि plants or animals, living organisms are classified, broadly classified into plants and animals. ठीक है। जब ये दो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, टाइप दो हैं, दोनों लिविंग हैं यानी दोनों में सेल है,
लेकिन जब हमने इन्हें क्लासिफाई किया, यानी इनमें कोई तो डिफरेंस है तभी तो ये दोनों अलग अलग डिवाइड हुए हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो सेल हैं वो प्लांट सेल हैं, और एनिमल्स में जो सेल हैं वो एनिमल सेल हैं। तो हम प्लांट सेल के और एनिमल सेल को कंपेयर करेंगे, क्या चीजें दोनों में सेम है और क्या चीजें दोनों में अलग अलग है। तो बाकी सारी डिटेल्स हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप इस पूरे टॉपिक को जो आज हमने स्टडी किया है वो पढ़ के आएंगे, क्योंकि कल रीकैप के बाद आप याद रखा करें, आपकी क्लास में एक रीकैप होता है और रीकैप में जो कुछ हमने पहले पढ़ा होता है वो सब पूछा जाता है। ठीक है, तो वो सब पूछ के फिर फर्दर हम आगे अपना लेक्चर प्रोसीड करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।